आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। वीडियो में हम देखेंगे यूपीएसआई का मॉक के जितने भी क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे और छूट गए थे तो उनका एनालिसिस। ठीक है, तो ये कल मैंने यूपीएसआई का मॉक दिया था, ये उसका स्क्वायर है, इस स्कोर था। तो इसमें हम आज जीके, मैथ, जीके, हिंदी और मूल विधि का देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का हम इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हिंदी पर ही आ जाते हैं। मैं इसको तो ये पहला क्वेश्चन है, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित नहीं बनता है, तो उसका स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता है। ठीक है, 24% जनता कर पाई है इसे बस। ठीक है, और अगर आप देखें अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जो व्यंजन स्वर के बाद आता है तो उसको अनुस्वार बोलते हैं और उसकी ध्वनि नाक से। अनुनासिक क्या होता है, जिसका उच्चारण मुंह और नाक से हो, वो अनुनासिक। निर्नासिक प्रत्येक वर्ग के वर्ण के अंतिम वर्ण और अनुस्वार को छोड़कर सभी शेष वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। और वर्तनी तो आपको बताइए स्पेलिंग। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ याद कर लीजिए, अनुनासिक वो होते हैं जिनका मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होता है जिसके। ठीक है, और निरुनासिक में सिर्फ केवल ओनली नाक का ही होता है, मुंह का नहीं होता। ठीक है, तो स्वर के कितने भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, दो भेद होते हैं। ठीक है, और मूल स्वर के भी कितने भेद होते हैं, उसके तीन अलग होते हैं। ठीक है, मूल स्वर के भी तीन होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुप्त ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो पहले ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ये क्या होता है भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, लाइक छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में टाइम लगता है, लाइक बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, दुगुना समय लगता है बोला है। और प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिसमें तिगुना समय लगे, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि सुनो, ओम, राम। तो इसको बोलने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब आप एक बार बोल के देखिए, जैसे आप ओम को बोल के देखिए तो ओम को बोलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना, इसमें से कम 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और तो और संयुक्त स्वर होते हैं दूसरे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका 1927 में हुआ था। ठीक है, बहिष्कृत भारत का, जो कि BR अम्बेडकर साहब की बुक थी। ठीक है, 1927 में हुआ। 32% लोग कर पाए हैं इसको। और ये लिखिए, मराठी भाषा में थी। ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था। ठीक है, और ये बम्बई से प्रकाशित होता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत समाजवाद के जरिए ब्राह्मणवाद और मनुवाद को निर्णायक चुनौती दी। ठीक है, इसमें उसके खिलाफ बोला गया है और दलितों के लिए बौद्ध आंदोलन को प्रभावित किया और सामाजिक अछूत के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, बाकी बाकी डेट्स के बारे में देख लें तो 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जब। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, वहाँ पे निर्दोष लोगों को डायर मरवा दिया था, गोलियाँ चलवा दी थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें उन्होंने दांडी मार्च करी थी। ठीक है, 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ साबरमती टू दांडी गए थे। सो 1938 में देखते हैं, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें ठीक है, और 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था MP में, जो है जो त्रिपुरी, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी जी से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इस कांग्रेस से और अपनी सिंगापुर में जाके आज़ाद हिंद सरकार बनाई। और
फिर सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो इसको राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो इसका पता देखते हैं कौन था। केदारनाथ सिंह है इसके। ठीक है, इसको भी सिर्फ 20% जनता कर पाई है। उत्तर कबीर रचना हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार की रचना है। 1997 में व्यास सम्मान मिला था। और इनकी कुछ और रचनाएं लाइक ज़मीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पंथ चपला का अनेकार्थी नहीं है? चपला का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो, चपला मतलब बिजली तो होता ही है, स्त्री भी होता है, लक्ष्मी भी, लक्ष्मी या पार्वती में से कुछ होता है शायद। ठीक है, तो चलिए पार्वती लगा के देखते हैं। तो हाँ, पार्वती सही है। मैंने पिछली बार लक्ष्मी लगाया था, मैं इन दोनों में कंफ्यूज था। ठीक है, तो चपला का अर्थ समझते हैं। चपले का अर्थ है स्त्री, बिजली, लक्ष्मी। पार्वती के अनेकार्थी शब्द हैं गिरिजा, अंबिका, शैलजा, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, विषवानी। ठीक है, अनेकार्थी शब्द वो होते हैं लाइक जिनके अनेक अर्थ होते हैं, एक ही वर्ड के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब सूरज को देख लेते हैं। अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है? लाल। अरुण, अरुण का मतलब लाल भी होता है, सूर्य भी होता है। सूर्य का सारथी भी अरुण को बोलते हैं, प्रभात का सूर्य भी अरुण को बोलते हैं। ऐसे ही अंक, अंक या को भागी बोलते हैं। गिनती के नंबर्स को बोलते हैं अंक। गोद में लेना को भी अंक बोलते हैं। नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या, पॉइंट्स। ठीक है, अब थोड़े और देख लेते हैं। तो ये थोड़े और वर्ड्स दे रखे हैं लाइक अवज, अवज को अनेकार्थी हैं चंद्रमा भी बोलते हैं, कमल, शंख, कपूर। ठीक, अंश, अंश मतलब हिस्सा भी होता है। कोण, कोण का अंश यानी एंगल को भी अंश बोलते हैं। किरण, सूर्य की किरण को भी अंश बोलते हैं। कनक मतलब सोना, सोना को भी बोलते हैं। धतूरा को भी बोलते हैं कनक। पलाश के फूल को भी बोलते हैं कनक। और गेहूँ को भी कनक बोलते हैं। ऐसे ही गुरु को शिक्षक भी बोलते हैं। जो बड़ा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, दो मात्राएं जब होती तो उनको भी गुरु बोलते हैं। ठीक है, चीर मतलब रेखा, रेखा। ठीक है, वस्त्र को भी चीर बोलते हैं, पट्टी को भी चीर बोलते हैं। और किसी को चीर देना यानी फाड़ फाड़ देना तो उसको वो चीर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही द्विज, द्विज मतलब क्या होता है? तो द्विज मतलब ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, पक्षी, दांत, चंद्रमा। तो आप ये सब बाकी पढ़ लीजिए। काल, मृत्यु, समय, दुश्मन, यमराज, इन सबको काल बोलते हैं। अमृत मतलब, अमृत का मतलब जल भी होता है। अमर, अन्न, सुधा। पत्र मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है। पृष्ठ, पेज, और पंख को भी पत्र बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये शायद रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो ये आपको याद रख पता होना चाहिए। 25% जनता ने इसे सही किया है। और अब इनके फैक्ट देख लेते हैं थोड़े। तो ये थोड़ा अजीब से दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक में, इनके ऐप में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर हम ऐसा करके देखें तो इस क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत है दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार, और हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हैं रामचंद्र शुक्ल की, चारों योग की इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करें तो ये घुमक्कड़ थे, मतलब ये बहुत ट्रैवलर थे, एक तरीके से यात्री थे। बहुत बहुत ज़्यादा जगह घूमते थे, रशिया, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में कई सारे राज्य घूम चुके हैं। तो ये व्लॉग्स लिखते थे एक तरीके से, यानी कि जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के कुछ पन्ने। ठीक है, और चीन में कम्यून। तो ये राहुल सांकृत्यायन की थी। और फिर नागेंद्र,
जिसको जिसको हम आगे आगे भी बोलते हैं, आगे। तो ये इनकी है सुमित्रानंद पंत, साकेत एक अध्ययन और रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रगतिशील इतिहास की समस्याएं निबंध निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इस संग्रह के लेखक कौन हैं? तो उसके हैं शायद रामविलास शर्मा। तो ठीक है, ये सही हो गया अपना, 33% जनता ने सही किया था इसको। इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। 4 दिन, तार सप्तक, महाराज राजा कठपुतली सिंह, ये वाली इम्पोर्टेंट हो जाती है। पाप के पुजारी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सियाराम शरण का झूठा सच, रामदरस मिश्र की कितने बचे हैं, ये इनकी रचनाएं हैं सबकी। ठीक है, अब रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बिलोंग करते हैं, वहाँ से पैदा हुए थे और इन्हें व्यास सम्मान 1991 का मिल चुका है। ठीक है, और शला का सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो इसका संपादन 1954 में हुआ था। ठीक है, नई कविता पत्रिका। और इसके संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं विजयदेव नारायण शाही इसके संपादक थे। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, तो आपको बस कोई इतना समझ लेना कि वार्षिक पत्रिका वो होती हैं जो साल में एक बार आती हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक पत्रिका जो 6 महीने में एक बार आती हैं, यानी कि साल में 2 बार आती हैं। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका यानी जो साल में 4 बार आती हैं, यानी कि 3 महीने के में एक बार आती हैं। और जब मासिक पत्रिका जो हर महीने आती है, यानी साल में 12 आती हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है इसमें। निम्न में से कौन से शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है इसमें जन्मजात सही है। ठीक है, तो पीताम्बर हो गया अपना बहुव्रीहि का, ये मेरे कन्फ्यूज़न हो गई थी मुझसे। बहुव्रीहि का पीला है अम्बर जिसका, ये अर्थात गणेश जी, ये गणेश जी की बात चल रही है। ठीक है, जन्मजात का मतलब है जन्म से जात, जन्म से उसके अंदर कोई चीज़ प्रॉब्लम है, तो ये हो गया तत्पुरुष का उदाहरण। सही है। सहस्त्रानन ये भी बहुव्रीहि का है, और नीलकमल ये भी बहुव्रीहि का है। ठीक है, तो ये आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, ये लिखा है जन्मजात में तत्पुरुष समस्या है, और समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लाइक काल को जीतने वाला, काल को बोलेंगे कालजयी, राजा को धोखा देने वाले को बोलेंगे राजद्रोही। ओके, सहस्त्रानन पद में बहुव्रीहि समास है, इधर आप देख सकते हो, यानी जिसके 1000 हाथ हैं, जिसके सहस्त्र आनन है, लाइक विष्णु जी। पीताम्बर में भी बहुव्रीहि समास है, लाइक पीत है अम्बर जिसका, अर्थात गणेश जी। और नीलकमल भी अभी विष्णु जी की बात चलेगी, जिसके नीला है कमल, नहीं, हाँ, जिसका जो कमल नीला है तो वो नीलकमल है। अब आपके समाज के कुछ भेद देख लेते हैं। समाज के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये भेद ये होते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय, दिगु जिसमें संख्या होती है, द्वंद्व जिसमें 2 हाइफन के बीच में 2 शब्द होते हैं, बहुव्रीहि और अव्ययभाव की शुरुआत में अव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैसेज का सोर्स गलत हो गया था सही शीर्षक वाला, तो इसका सही शीर्षक था साहित्य का विकास। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो क्या ही दूँ, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप काज महाकाज, इसका अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है आपको काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। अच्छा, और मैंने लगाया था अपना काम निकाल कर लेना सबसे बड़ी चतुराई है, बट ये नहीं है। अपना काम सबसे करना खुद ही सबसे अच्छा होता है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें कुछ और दे रखे हैं, वो तो देख सकते हो आप। लाइक एक आंख से देखना है, यानी सबको बराबर समझना। आप डूबे तो जग डूबा, यानी बुरा आदमी सबको बुरा कहता है।
और अपना काम निकालना है यानी अपने उद्देश्य को सिद्ध करना, यानी अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा है इसके लिए। ऐसे ही एक और लोकोक्ति है जिसमें बोलते हैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी अपने किए बिना काम नहीं होता। ठीक है, लाइक इसका एग्जांपल अब देखो, मिक्कू ने बिजनेस में सफल प्राप्त करने के बाद कहा कि अपने में मरे बिना स्वर्ग दिखता नहीं दिखता। ठीक है, ऐसी इतनी सी जान गज भर की जुबां, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। लाइक 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादा बोले इतनी सी जान गज भर जुबान। कंगाली में आटा गिला, ये तो आपको पता ही होगा, परेशानी पर परेशानी होना। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख, और ये एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दूसरा काम हो जाना। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा सम्मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, ये मैंने रिवाइज नहीं किया था इसलिए गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझको मैं भी सही करता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो अब ये आपको सही दिख रहा होगा बिल्कुल। तो देखते हैं, सोरठा ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे दोहा में इसके प्रथम और तृतीय में 11-11 और दूसरी और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है, यानी कि अगर 4 लाइनें हैं ना सेंटेंस में, तो पहले में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे में 13 मात्रा होंगी, फिर इसमें 11 मात्रा होंगी, फिर इसमें 13 मात्रा होंगी। ठीक है, और जबकि ये तो होता है सोरठा की। ठीक है, अब अगर हम दोहा की बात करें तो दोहा में पहले वाले में 13 होती हैं, दूसरे वाले में 11 होती हैं, ये दोहा की है। और यहाँ फिर 13, यहाँ फिर 11, ये दोनों आपस का उल्टा होते हैं। लाइक आपको 11-13 याद रखना है। सोरठा में पहले होती हैं 11, दूसरे पे होती हैं 13। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। और इसके समचरणों में जगड़ नहीं होता। तो अगर आपको मात्राएं गिनना सीखना है तो मैं देखो सिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। जहाँ जिस आपको रूल्स बता दे रहा हूँ, जहाँ भी आपको छोटा लेटर दिखे अक्षर, तो वहाँ आपको 1 मात्रा होगी। जहाँ आपको 2 बड़ा लेटर दिखे, लाइक बड़ा आ बड़ी ई, तो वहाँ आपको 2 मात्राएं गिननी है। तो आप उसी प्रकार से इस सेंटेंस में गिन सकते हो इसमें कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो इसमें आपको जब आप गिनोगे तो इसमें आपको 11 मिलेंगे और इसमें आपको 13 मिलेंगे। ठीक है, अब मात्रिक छंद और सम्मात्रिक छंद देख लेते हैं एक बार। तो मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिन छंदों में केवल मात्रा की गणना के आधार पर पद रचना की जाए उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, लाइक उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रोला, सोरठा, हरगीतिका। और मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, अर्ध सम्मात्रिक, सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक में ये आ गए अपने दोहा और सोरठा। सम्मात्रिक में आ गई अपनी चौपाई में याद रखना 16-16 होती है। इसको आप याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो चौपाई, से आपको पता चलेगा 4 की पाई, यानी 4 की 4 से गुणा कर दो तो 16 आएगा। तो आपको ये 16-16 याद रखनी है। ठीक है, तुलसीदास की चौपाई आपने पढ़ी होंगी, तो ये उसी का एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, बंधु गुरुपद बदुम पराका। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे विषम मात्रिक तो इसमें आती है कुंडलिया। विषम मात्रिक का एग्जाम्पल है, ये कुंडलिया जो है दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलिया बनती है। दोहा प्लस रोला को अगर जोड़ दें तो कुंडलिया बनती है। ठीक है, और इसमें 24 मात्रा होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको 47 बच्चों ने किया था। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? 1500 में ऊपर था के आसपास। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये लिख लीजिए अपनी नोट्स वाली कॉपी में। ठीक है, आर्य जब आए थे 1500 के आसपास, तब उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा बोलते थे वो लोग। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और ये पंजाब में आकर बसे। पशु चलते हुए ये आते थे। ठीक है, पशु चढ़ते और वो उनकी हान के बारे में बातें लिखी हैं। तो और ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनकी भाषाओं का डेवलपमेंट। तो सबसे पुरानी भाषा जो देखेंगे तो वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद आई थी पाली, फिर आई थी प्राकृत और फिर आई थी अपभ्रंश। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अब आपको एक चीज़ और बतानी है आपको कि पाली भाषा जो है
बुद्ध धर्म की भाषा थी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और प्राकृत में महावीर जैन ने अपने उपदेश दिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी, पता होनी चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई अग्नि मतलब अग्नि का अनल तो होता ही है। ठीक है, पावक भी होता है, धूमकेतु भी होता है, बट धनुष नहीं होता है। ठीक है, धनुष मतलब होता है राक्षस। राक्षस के थोड़े और देखते हैं तो असुर, दानव, दैत्य, निशाचर। ठीक है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो आते हैं अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग। ठीक है, अब ये और वर्ड्स के एग्जाम्पल पर्यायवाची आपको दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा अब तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आ गया, अपनी हिंदी ख़त्म हो गई, अब आ गई अपनी जीके। ठीक है, तो जीके के बाद सही है। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, पैटा इंडिया स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में, तो वो सन 2000 में हुआ था। ठीक है, तो पीपल फॉर द वेस्ट बिलीव फाउंड 2000 में हुआ था। जो पैटा इंडिया क्या है भाई, जानवरों के लिए एक संस्था है जिसमें एनिमल्स की रेस्क्यू किया जाता है, एनिमल्स की जान बचाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ही जानना है। अगला पूछा गया, हु अपॉइंट्स डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये इसको हिंदी में करके देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार वन्यजीव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये केंद्र सरकार करती है। ठीक है, 11% जनता कर पाई इसको मात्र, यानी ये क्वेश्चन अच्छा था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये इसके लिए आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पता होना चाहिए, जो मैं कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है। मैं अभी मूल विधि स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। तो इसकी धारा 3 के में लिखा है कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इसके अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो इसको जब पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, तो भारत की सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी में सिर्फ 30 विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी है, इसमें 403 विधायक हैं। ठीक है, और विधानसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल का होता है। ये कितनी होती है, टेम्पररी होती है, जिसको हर 5 साल बाद चेंज करते हैं। पर विधानसभा जो विधान परिषद जो है वो परमानेंट होती है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल तो होनी चाहिए। और सिक्किम की देखो 32 हैं, गोवा के 40 हैं और दिल्ली के 70 हैं और पुदुचेरी के 30 हैं। तो पुदुचेरी के सबसे कम है, तो वही सबसे छोटी हुई है। ठीक है, ये एरिया और ये पॉपुलेशन के वाइज हिसाब से बांटे जाते हैं। तो पुदुचेरी की पॉपुलेशन सबसे कम है, इसीलिए वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ए PIL कैन बी फाइल्ड अंडर। ठीक है, तो PIL को हम फाइल कर सकते हैं अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 32 के तहत। ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर CCP के नहीं, ये गलत है। तो ओनली वन है इसका आंसर। PIL हम RTI के बाद डालते हैं। अगर RTI से हमें सही जवाब नहीं मिल रहा है तो हम PIL डालते हैं। इसमें कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में अगर हम डालते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये आपने रिट्स पढ़ी होंगी। ठीक है, रिट्स जिसमें ये लोग रिट्स जारी करते हैं, तो वो PIL के बाद जारी करते हैं। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने बताया वही है। और रिट्स कौन कौन सी होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्श्योरी। ठीक है, ये 5 होती हैं और यही पांचों हाई कोर्ट में भी होती हैं।
जिसमें ये लोग आदेश देते हैं किसी भी ऑफिसर को इनका किसी भी काम करवाने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई whom ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सो इंफ्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो हाथी करते हैं। बैट्स कौन सी साउंड करते हैं, सुपरसोनिक। ठीक है, बैट्स की सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा। ह्यूमन की कितनी होती है भाई, ह्यूमन की होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसको 6% जनता कर पाई है। फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अपनी ऑडिबल रेंज है जो अपने ह्यूमन सुन सकते हैं। ये वाली साउंड्स वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है जो अपने गले में होती हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि बहुत ही हल्की आवाज़ होती हैं जो अपने इनसे नहीं सुन पाते, बट उनको हाथी सुन सकता है। जैसे कि अर्थक्वेक की आवाज़, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वो सुन सकता है। ओशियन वेव्स, वेदर, वाटरफॉल, मीटियोर्स, बिजली चमकना, इनकी आवाज़ सुन सकता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा होती है जिसे हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, जिसको कौन बैट्स चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है, कुत्ता सुन सकता है, डॉल्फिन, ठीक है, चूहे सुन सकते हैं। ये होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। सिर्फ 6% बच्चे इसे कर पाए तो ये सवाल अच्छा था। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के कंपोनेंट्स है आपके नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। ठीक है, ये वाला नहीं था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट, स्टोर एंड परसीव इंफॉर्मेशन स्किल्स। ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जितने भी डिवाइस होते हैं लाइक माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो आप सब बच्चों को पता ही होती है। और सॉफ्टवेयर में वो होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते हो, सिस्टम के ऐप्स, सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तो आपको पता ही होगा, ये सब हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और आईसीटी एजुकेशन ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे विधु भूषण मलिक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो विधु भूषण मलिक थे, और वशिष्ठ भार्गव कौन थे, ये चौथे हाई कोर्ट चौथे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, नसीरुल्ला बेग पाँचवें थे, और विद्याधर गोविंद ओक ये छठे थे। पहले कौन थे, विधु भूषण मलिक। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये 1834 में सेटअप हुआ था। ठीक है, और सर वाल्टर मोर्गान ये थे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। वाल्टर मोर्गान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अब काफ़ी पूछा जाता है। और सर एडवर्ड ग्रिमवुड मियर्स वॉज द लास्ट ब्रिटिश चीफ जस्टिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज़ों को ये पूछ लेते हैं और पहले और आखिरी चीफ जस्टिस को पूछ लेते हैं। तो आपको इंडियंस के पहले और आखिरी याद करने हैं, और अंग्रेज़ों का भी पहला और आखिरी। तो अंग्रेज़ों का पहला वाल्टर मोर्गन और आखिरी एडवर्ड ग्रीनवुड मियर्स। ठीक है, और अवध का चीफ जस्टिस, चीफ कोर्ट ऑफ अवध मर्ज हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1948 में। ठीक है, अब हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद वॉज बिल्ट बाई, किसने बनाया था हाई कोर्ट का, खान साहिब निज़ामुद्दीन, आगरा के निज़ामुद्दीन ने बनाया था। ठीक है, और इसके फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन थे, मिस्टर सिम्पसन। ठीक है, इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है, और इसमें टोटल जज बैठते हैं 160। और अभी जस्टिस अरुण भंसाली इससे चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के।
अब क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें यूपी के सवाल पूछेगा, यूपी की जीके पूछेगा, तो ये यूपी जीके का क्वेश्चन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपको इसका अच्छे से याद कर लेना है, इसके नोट्स बना लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द प्राइमरी इशू एड्रेस्ड रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ विदड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। तो इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के बाद में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की प्रक्रिया के संबंध में मुख्य मुद्दा क्या था। तो उसमें मुख्य मुद्दा था जीवन समर्थन वापस लाने के निर्णय में शामिल बोर्डों की संख्या को कम करके प्रक्रिया को सरल बनाना। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अभी आप समझते हैं क्या था इसमें ये। तो ये था बीमार मरीजों के लिए जीवन रक्षण प्रणाली हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाना था इसका काम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा दिशा निर्देशों को संशोधित करने की आवश्यकता को मान्यता दी। इसके लिए कई मेडिकल बोर्डों और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमोदन की आवश्यकता थी। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस इतना याद रखना है कि ये 2018 में हुआ था और ये किस लिए था। ये बस था इसकी संख्या को कम कम करना, ठीक है, नंबर ऑफ बोर्ड्स को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी। आईपीसी की 377 नंबर की धारा। तो सुप्रीम कोर्ट की लार्ज बेंच बैठी हुई थी LGBTQ, ठीक है। उसने होमोसेक्सुअलिटी बताई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी कोई अब उसका फैसला नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी। तो राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी करेगा कौन से आर्टिकल के तहत करेगा जारी, 123 के तहत, ठीक है। और गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, गवर्नर करेगा भाई आर्टिकल 213 के तहत, गवर्नर। तो ये इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीना या 6 वीक, ठीक। अब तो वही मैंने इसने बताया है, देखो कि 123 में आर्टिकल ऑर्डिनेंस जारी करता है प्रेसिडेंट, और ये कब जारी करता है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में ना हो, तो उसे अचानक से मान लो लोकसभा और राज्यसभा की भी कोई मीटिंग नहीं चल रही है, प्रेसिडेंट को अचानक से किसी मुद्दे पे बात करनी है, तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी करेगा। तो ये दोनों एक दिन आके इकट्ठे हो जाएंगे पार्लियामेंट में और फिर मीटिंग कर लेंगे आपस में, तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और इसकी वैलिडिटी आपको मैंने बताई दी, और ये 213 गवर्नर की होगी। तो ये दोनों आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और देखो मॉक कौन सा सॉल्व, चलो मैं आपको इसके एंड में ऐसी थोड़ी टिप्स दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रोविजन ऑफ द पॉश एक्ट 2013। तो पॉश एक्ट का क्या प्रोविजन, क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, पॉश एक्ट 2013 के तहत, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म देखते हैं इसकी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये बनाया था, इसकी उनकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें बताया गया था कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बननी चाहिए, जिसके अंदर अगर कोई किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो उसकी शिकायत कर सके, स्पेशली वुमेंस के लिए, ठीक है। अगर उन्हें कोई भी हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है तो इसका काम क्या होता है। अब इसको एलिमिनेशन कर सकते थे। क्या हम इसमें मैंडेटरी रिटायरमेंट की बात करी गई, नहीं। मैटरनिटी लीव की बात करी गई फॉर मेल एम्प्लॉयज़ क्यों लेंगे भाई मैटरनिटी लीव, ये फीमेल लेंगी। और कंपलसरी ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस एडुकेटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, नहीं यार ये भी नहीं, ये था, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जब कभी मुझे दोबारा देखने होंगे तो मैं बुक मार्क वाले क्वेश्चन में जाके देख लूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं रहेगा ये वाला क्वेश्चन कौन से टेस्ट में था। तो मैं सबको सेव कर लेता हूँ, आप लोग भी इसको सेव कर लीजिए यहाँ जो इस ऑप्शन से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेस आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। टैक्सेस को किस आर्टिकल के तहत कलेक्ट सेंटर करता है पर बट उसे बांटा जाता है सेंटर और स्टेट दोनों में, तो वो आर्टिकल 270 के तहत। ओनली 7% बच्चे कर पाए हैं भाई, समझ कर रहे हो। तो देखो आर्टिकल 268 कहता है, तो लेवीज एंड ड्यूटीज बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट। ठीक है, ये 268 वो टैक्स की बात बोलता है जो सेंटर कलेक्ट करता है बट बांटा जाता है उसे सिर्फ स्टेट में। ठीक है, 269 में बोला जाता है टैक्सेस एंड लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड एंड होल्ड टू द स्टेट, पूरा स्टेट को दिया जाता है। वही बात बोली गई है इस वाले में भी। इसमें 271 में सरचार्ज की बात करी गई है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स 271 में। ठीक है, और ये बाकी आर्टिकल दे रखे हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है खैर, तो इम्पोर्टेंट अब इसको लिख लीजिए 270 वाले को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भाई इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, जापान से तो हमने शब्दावली ली है, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है यानी इमरजेंसी, इंग्लैंड से लिए हमने भाई पार्लियामेंट्री राइट्स और बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, और तो वो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये इलेक्शन के राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन साउथ अफ्रीका से एडोप्ट किया गया है। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एग्जिस्टेंस में आया था। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, इसे मेन सोर्स बोला गया है, सबसे ज़्यादा इसी से लिया गया है। और अगर बाकी देशों से देखते हैं कि हमने वहाँ से क्या क्या अडोप्ट किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से देखो कंकरेंट लिस्ट ली, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और जॉइंट सेटिंग जो आर्टिकल 108 के तहत आती है, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिस्ट्री पावर्स इन द सेंटर। ओके, अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कनाडा से लिया गया है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 132 के तहत आता है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है भाई, डायरेक्ट DPSP लिए हैं पहले तो। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 1/12 और 1/6 लोगों को नॉमिनेट करता है अलग अलग फील्ड से, तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो सभी हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो अब जापान से क्या लिया भाई, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, यानी कि विधि ली है लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश वाली। रशिया से क्या लिया है, रशिया से लिया है उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, पर ये आपको 100% ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो देखो हमने रशिया से लिए हैं, बट फंडामेंटल राइट्स हमने US से लिए हैं, ड्यूटीज़ रशिया से ली हैं, और आइडिया ऑफ जस्टिस भी रशिया से लिया है। जस्टिस हमने कितने प्रकार का बोला गया, उसमें 3 तरह का है। कौन कौन सा, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, ये प्रीएम्बल में लिखा है। इंग्लैंड से क्या लिया है भाई, UK को हम इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, बात एक ही है। तो अब UK से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, बाईकैमरलिज्म, रिट्स जो अभी बताई थी हमने PIL वाली क्वेश्चन में जो आया था हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत, तो वो इंग्लैंड से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये सब हमने वहीं से एडोप्ट करी हैं। और अगर हम रशिया की बात करें, वो अमेरिका की, तो अमेरिका से फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल रिव्यू,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब अमेरिका से लिया गया है। आप सब इसको लिख लीजिए। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम, इनको हम सस्पेंड कर देंगे इमरजेंसी के टाइम। बाकी साउथ अफ्रीका से और से क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन अमेरिका अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी अफ्रीका से ही लिया है। और फ्रांस से क्या लिया है? रिपब्लिक आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन प्रियम्बल। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कितनी तरह की इक्वलिटी बताइए, तो वही आपको 3 तरह की इक्वलिटी बताइए। कौन कौन सी? इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। कोई सा भी कभी भी पूछा जा सकता है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या कॉपी में लिख सकते हो। आप ऐसा करना, एक नोट्स की कॉपी अलग से बना लेना, जिसमें आप ऐसा करना जैसे कि आपने एक कॉपी बनाई, तो उसकी शुरुआत के 50 पेजों में आप मैथ और रीजनिंग के सवाल लिख लेना, और लास्ट के 50 पेजों में जीके और हिंदी के क्वेश्चन लिख लेना, जो भी सिर्फ जो आपके गलत हुए हैं वो, और जो आपसे छूटे गए हैं वो क्वेश्चन लिख लेना, और उसी से रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए, तो इन विच पार्ट ऑफ नेगोशिएशन द यूनियन एंड द स्टेट्स मेंशन्ड रिलेशंस आर मेंशन्ड, तो किस पार्ट में यूनियन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को मेंशन किया गया है? तो वो है पार्ट 11 और चैप्टर 2। देखते हैं। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, और पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करी गई है, जिसमें पावर को हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 पावर उसमें हमने बांटा गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। अब सेंटर और स्टेट रिलेशंस में भी अगर जाएँ तो उसमें 2 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बीच बारे में बात करता है, और चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है। तो उसमें हमसे पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस अपने चैप्टर 2 में है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो चैप्टर 2 सिर्फ ऑप्शन 1 और 2 में ही है, इसमें दोनों तो है नहीं, तो इन दोनों का कैंसिल कर दो। अब आप पार्ट देख लो भाई, एंड तो पार्ट देख लेते हैं। पार्ट अपना 11 है, सेंटर स्टेट रिलेशन वाला, तो ये वाला पूरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा बाकी पार्ट देख लेते हैं इसके। तो पार्ट 13 कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इनसाइड द टेरिटरी, ठीक है। 306 वाले को हमने रिपीट कर दिया, और 301 से 305 तक फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये अभी हम कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, अभी हमने पढ़ा था। अब ये सारे पार्ट्स हैं, देख दो, तो इसको आप देख लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़, साधारण सर्विसिंग समिति हैं, 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 ऐड करी थी, पार्ट 5 में यूनियन 52 से 151 तक, पार्ट 6 में स्टेट्स 152 से 237, पार्ट 7 को हमने खारिज कर दिया है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज 239 से 242, पार्ट 9 में आ जाती है फिर पंचायत, ठीक है। पार्ट 10 पंचायत आ जाती है 243 से 243 ओ तक, और पार्ट 9A में आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका 243 से 243 जेड जी तक। फिर पार्ट 9 के बी में आ जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। और फिर पार्ट 10 आ जाता है अपना, ये तो अपना अलग होती है, वही ये पार्ट अलग था। अब पार्ट 10 में आ जाती है ST और ST शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। पार्ट 11 में आ जाते हैं सेंटर रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स या सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो अभी हम देखें। पार्ट 12 में आ जाता है अपना वित्त आयोग, फाइनेंस प्रॉपर्टी। पार्ट 13 में आ जाता है अपना ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसको मैं आपको सारे नहीं बताऊँगा, इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको। देखो
पार्ट 14A में आता है ट्राइब्यूनल्स, पार्ट 15 में आता है इलेक्शन कमीशन, पार्ट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट 17 वाले में आता है आपका लैंग्वेजेस, ये इम्पोर्टेंट है, पार्ट 18 में आ जाता है आपका इमरजेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट 20 में आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका, पार्ट 21 ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे बता दिया, एनालिसिस का कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब मैं वहाँ आपको थोड़ा गाइडेंस देने को था, तो वो गाइडेंस ये है कि देखो, मौके में आपको जो सवाल नहीं आ रहा हो उसको छोड़ दिया करो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और जब आप एनालिसिस करो तो जो भी क्वेश्चन मान लो ये आपको नहीं आता है तो इसको यहाँ बुकमार्क कर लो, ठीक है। बुकमार्क में आपके क्वेश्चन सेव हो जाता है, वहाँ से आप फिर कभी देख सकते हो उसको, या फिर स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप डिजिटल कॉपी नोट्स बना सकते हो। वो सबसे बेस्ट रहते हैं डिजिटल नोट्स, जिसको बनाने की तरीका मैंने आप एक वीडियो बना रखी है फुल, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और मुझे क्या सुधार करना चाहिए, सजेशन दीजिए मुझे कमेंट में। और ठीक है, आपका सजेशन बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए। और आप लोग भी इस मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है तो उसके अपना स्कोर कमेंट में शेयर कीजिए। ओके, बाय।